2003 में सर, जब मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी, अक्सर उनके क्लासरूम की जो लेक्चर्स हैं वो मेरे जहन में घूमती रहती हैं। अक्सर वो कहते थे, यार तुम बड़ा लेट हो गया, काश तू पहले आ जाता, काश पहले आ जाता तो और टाइम मिलता और चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी बढ़ती। अब इसी को देख के, एनालाइज करके, कैंडिडेट्स का स्कूल की पढ़ाई और सारी चीज़ों को एनालाइज करके 2010 में मेरे फादर ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया। जब फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ तो हमारा जो सिलेक्शन रेट था वो 10% अचीव होने लग गया ऑन एन एवरेज। तब बैच सर, एक बैच का साइज 50 स्टूडेंट्स का होता था, आजकल तो 35 है। तो 50 स्टूडेंट्स में 5 बंदे ऑन एन एवरेज नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचने लग गए हर एनडीए के कोर्स में, हर 6 महीने में। सर रिजल्ट्स अच्छे हो, एकदम से रिजल्ट 2010 से सर, जब से फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ था, त्रिशूल के रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए। मतलब ये तो नहीं बोलूंगा कि डबल हो गए, बट नो लेस देन डबल ऑल्सो सर। अब फाउंडेशन कोर्सेज में ऐसा क्या बदलाव आता है, क्योंकि सर आपको इतने सालों का तजुर्बा है, मैं तो एक सिविलियन ही हूँ, मेरे फादर एयरफोर्स में थे और तजुर्बा ज़रूर हो गया मेरे को भी इतने सालों का, लेकिन आप खुद वेटरन हैं, खुद जीटीओ एक्सपर्ट हैं, हज़ारों कैंडिडेट्स को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की कोचिंग दे चुके हैं, देते आ रहे हैं, ऑनलाइन बैच अलग, ऑफलाइन बैच अलग। फाउंडेशन कोर्स से क्यों रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं और क्या चीज़ों पे काम हो रहा है, मतलब साइकोलॉजिकली कैसे उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, कैसे साइकोलॉजिकली उनके अंदर मॉरल कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है सर। मतलब आपके शब्दों में, क्योंकि आप साइकोलॉजी आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो कैसे फाउंडेशन कोर्सेज से रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं सर? सर देखिए क्या है ना कि सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें एक ही समझ में आती है जी, कि फाउंडेशन का मतलब ही है नींव तैयार करना जी, है ना। क्योंकि अब तो फाउंडेशन नाम के लिए रह गया है, क्योंकि फाउंडेशन बहुत ऐसे लोग चला रहे हैं जिनकी खुद की फाउंडेशन बिगड़ी हुई है, वो फाउंडेशन चला रहे हैं। किस चीज़ की चलाते हैं आई डोंट नो जी। फाउंडेशन को अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से समझे तो देखिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, इनका पासिंग रेट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो फाउंडेशन 6 साल बनाई गई है, और क्योंकि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 6वीं क्लास से बच्चों को नहीं लेगा इतनी जल्दी, तो वो 2 साल का जो फाउंडेशन है वो पर्याप्त है, क्योंकि इस समय ये ग्रोन अप हो गए होते हैं। ठीक, अब ये 2 साल जो रहने वाले हैं, यहाँ 2-3 समस्याएं जरूर मैं समझता हूँ आने वाली हैं। एक तो देखिए बच्चा छोटा है, 10th का बच्चा छोटा है सर, है ना, आप बहुत समस्याएं समझ सकते हैं। मतलब हम लोग सर ऑफिस में देखते हैं, माँ बाप रो रहे हैं, मम्मियाँ रो रही हैं एडमिशन कराते वक्त। बिल्कुल जी, वो इमोशनल क्वेश्चन आ जाता है बीच में जी, घर से बाहर नहीं निकला है अभी तक जी, पेरेंट्स की एक अलग दिक्कत होगी, है ना, इंडिपेंडेंट नहीं रहा है, कभी ट्रैवल नहीं किया है। ऐसे भी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भेज रहे हैं बच्चे को, वहाँ पर भाई अगर जवाबदारी बड़ी चाहिए तो फिर त्याग भी बड़ा चाहिए, है ना। और उस त्याग के लिए जो है वो पर्सनालिटी जो है वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि ये देखिए, मैं अक्सर हमेशा बोलता हूँ अमिन सर कि बच्चे इन्फ्लुएंस होकर के इस करियर को चुनते हैं। ठीक है, वो अंदर से आवाज़ नहीं आई है, इन्फ्लुएंस होकर के चले आए हैं। कई बार बच्चे आते हैं, मिलते हैं, बेसिक्स भी क्लियर नहीं है और उसके बाद भी ये सपना रख लेते हैं। अब ठीक है, 2 साल आए हो तो आज तुम सही समय पे आ गए, 2 साल में हम कुछ समझा पाएंगे तुम्हें इस करियर के बारे में। मगर अब यही सोचो कि ये बच्चा अगर 12वीं के बाद आया होता, बिल्कुल बहुत तेजी तुरंत, है ना, तुरंत सर कोई ऐसा कोर्स बताइए। नहीं होता है, ओवरनाइट मिरेकल होता ही नहीं है कभी भी। ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा, है ना। अब यहां से देखिए, जब ये 2 साल के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहली चीज तो इनके एकेडमिक्स पे प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, एक तरफ सर स्कूल जा नहीं रहा है वो, हमें ये भी तो देखना है कि स्कूल नहीं जा रहा, और दूसरी तरफ यहाँ पे कोचिंग में एकेडमिक्स भी है, एनडीए भी है, तो कैसे आप फाउंडेशन बैच इज नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स सर। अभी तो हम इसके और सेगमेंट पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले बुनियाद से ही शुरू करता हूँ, एकेडमिक्स, जहां पर ये लोग ज्यादा
गाड़ी फंसती है इन लोगों के ज़्यादा दिक्कत रहती है कि रिटर्न निकल जाए या ये इस तरीके की चीज़ें हो जाएं जी। तो ये जो एकेडमिक्स है फाउंडेशन बैच की, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्कूल एकेडमिक्स, बिकॉज इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, योर स्कूल एकेडमिक्स एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एकेडमिक्स, दोनों, जिसके चलते आपकी 3 चीज़ें बदलने वाली हैं, दैट इज कॉल्ड 3C। क्या ठीक है। First is your curiosity of learning, because a candidate who is studying in 11th class, now he has to study 2 things. One, जो अभी 11वीं के फाइनल एग्जाम में आने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है, वो भी पढ़ना है, और इससे रिलेटेड जो एनडीए में आने वाला है वो भी पढ़ना है। तो वो क्यूरियोसिटी बढ़ने लग जाएगी धीरे धीरे, है ना। क्यूरियोसिटी एक और तरीके से बढ़ेगी सर, कि मान लीजिए एक बच्चा साइंस का स्टूडेंट है ना, वो अगर बायो पढ़ रहा है, ठीक जी, और उसको आप ज्योग्राफी पढ़ाना जब शुरू करते हैं और पूरा पाषाण युग में ले जाते हैं, तो वो कहता है कि अच्छा इंसान, आज हम इंसान की बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, बट इंसान शुरुआत में ऐसा होता था। इंटरेस्ट बढ़ेगा उसका, है ना, बच्चा है और इंटरेस्ट होगा और क्वेश्चंस पूछेगा। फिजिक्स में जब सर ने पढ़ाया कि पैराबोला पढ़ाया, है ना, अब जब ये पढ़ेगा कि यार 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था और उसमें बाबर ने पहली बार आर्टिलरी यूज की थी, प्रपल्शन, उसको कोरिलेट किया, अब उसका वहां से कुछ समझ में आएगा कि यार ये भी बढ़िया चीज है, पढ़ सकते हैं, और थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ी उसकी, तो ये क्यूरियोसिटी बढ़ने लग जाएगी। अच्छा, एक चीज जी। दूसरा, आपकी कैपेसिटी ऑफ लर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि 2 चीजें साथ चल रही हैं और सब्जेक्ट्स थोड़े बड़े, तो कैपेसिटी ऑफ सेटिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी आपकी, आपको थोड़ा ज्यादा देर तक पढ़ना पड़ेगा जो घर पे नहीं पढ़ोगे आप। दूसरा, कैपेसिटी ऑफ लर्निंग बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको क्लास में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तो आप जो है लर्निंग आपकी बढ़ी। और तीसरा C होता है कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि जब बच्चा बैठा है 35 बच्चों के बीच में, तो उसको एक चीज समझ में आई कि ये जो 35 बैठे हैं, ये सबके सब 2 साल बाद एनडीए का सपना देख करके आए हैं, और मैं भी उनमें से एक हूं। तो भाई अगर ये 35 में मुझे आगे नहीं रह पाया, तो बाकी तो इंडिया में जब आऊंगा लेवल पे, कुलीग नहीं है, ये कॉम्पिटिटर है, बाजू वाला, है ना जी। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा। ये 3C, दैट इज कॉल्ड 3C इन एकेडमिक्स, ये आपकी फाउंडेशन में सबसे जल्दी चेंज हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। जबकि देखिए क्या होता है कि घर में जब पढ़ते हैं तो इनकी क्यूरियोसिटी भी नहीं है, मन मार के पढ़ते हैं, है ना। इच्छा से जो करोगे, जो काम आप अपने इंटरेस्ट से कर सकते हो, वो स्ट्रेस में कभी नहीं कर सकते हो। सो हियर यू स्टार्ट कन्वर्टिंग द स्ट्रेस जनरेटेड इन योर माइंड इन इंटरेस्ट। सही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पहला बदलाव, पहला समझ गया चेंज। सेकंड, इनके अंदर बड़ा बदलाव आने वाला है, दैट इज डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डिसिप्लिन देखिए सर, कि घर में है, निक्कर में बैठ के पढ़ रहा है, चप्पल में है, बाल नहीं कटे हैं, क्या है क्या नहीं है, जब तक आपकी लाइफस्टाइल, आप अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते हैं, है ना, आपकी बियरिंग ठीक नहीं है, फिर आर्म फोर्सेस की तरफ देख रहे हैं तो फिर गलत देख रहे हैं। और आप ये सोचे कि एक दिन में सूट पहन के टाई लगाने से आप अफसर बन जाओगे, तो वो वैसा ही हो जाएगा कि कौवे को सफेद कलर का पेंट करके आप बगुला बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। बारिश आएगी तो पकड़ में आ जाओगे, ठीक, तो जहां मुंह खुलेगा वहां पकड़ में आ जाओगे। यहां स्टेप बाय स्टेप उसका डिसिप्लिन। 2 साल आप क्लास में आ रहे हो, चप्पल में तो नहीं आ रहे हो, प्रॉपर जूते पहने आपने, बाल कटे हुए हैं आपके, है ना, कहीं वो राउडिज्म वाली फीलिंग तो नहीं आ रही कि माँ बाप नहीं है तो चलो भाई हम अपने नई उम्मीदों पर जीना शुरू कर दें, नए शहर में है तो कोई आपको एक्नॉलेज कर रहा है, कोई एक रिस्पॉन्सिबल आदमी आपके सामने खड़ा है रोज, जो आपकी बियरिंग, आपके काम, आपके रहन सहन, आपके सलीके को देख रहा है। मतलब ये आपने फाउंडेशन बैच में कोऑर्डिनेटर्स लगा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो देखिएगा कि यही चीज स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। त्रिशूल ने जो लेगेसी इतने साल तक कंटिन्यू रखी है, जो आपके फादर ने स्टार्ट किया था, तो वो इसीलिए बनी हुई है। फिर
दूसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या था, घर में तो कोई काम ही नहीं है, घर में तो पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं बनने देते हैं, कहते बेटा तुम पढ़ाई करो बाकी काम हम कर लेंगे, है ना। और मतलब मैंने बहुत पेरेंट्स को ऐसा बोलते हुए सुना है कि सर हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए हमने उसे एक गिलास पानी तक नहीं उठाने दिया। अरे पानी नहीं उठाने दिया, यही तो गलती की, उससे पानी मंगवाना था, उसके बाद पढ़ाना था, वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाता। बट समस्या ये है कि बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ही नहीं पाया अपनी लाइफ में। यहां आएगा भाई मुझे कपड़े साफ चाहिए, प्रेस नहीं चाहिए, ठीक है, नए नहीं चाहिए, लेकिन साफ चाहिए, सलीके में चाहिए, तो उसके लिए धुलना पड़ेगा, वीकेंड्स को यूटिलाइज करोगे, आपकी किताबें सही होनी चाहिए, आपका असाइनमेंट रजिस्टर चेक होगा, है ना। जब ये चीजें आ रही हैं आपके सामने जी, तो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी कि भाई मुझे खुद से काम करना है। क्या बात है सर, ठीक, ये चीज समझ देखिए सर, है ना। और मुझे लगता है कि डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की लाइफ में आ जाता है तो ये एक लाइफ टाइम कैरेक्टर बिल्डिंग है। जिसके जीवन में डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो फौज के लिए बिल्कुल वैसे ही फिट नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जब खुद के प्रति नहीं जवाबदार हो तो फिर कहां परिवार, कहां समाज, कहां देश, ये बहुत दूर की बातें हैं। पहले खुद के प्रति जवाबदार बनना सीखिए। ट्रू, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। देन फिर एक चीज आती है कि इनके अंदर पंक्चुअलिटी डेवलप होना शुरू करती है। भाई इतने बजे पीटी में आओगे, इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे लाइब्रेरी जाना है, टाइम है, कोई आपको चेक कर रहा है, तो आप की पंक्चुअलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। 2 साल आप कर रहे हैं ये काम, पंक्चुअलिटी धीरे धीरे आ जाएगी आपके अंदर। ऑर्डरलीनेस, बड़ी समस्या क्या है कि ये जो बच्चे होते हैं 12th तक घर में पढ़ते रहते हैं और फिर आने के बाद इतने हेजिडेंट होते हैं कि 10 लोगों के सामने खड़े होकर के अपनी बात नहीं रख पाते। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम। ये नहीं कि सर बोलना नहीं आ रहा है, इनको बोलना आता है तो भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हेजिटेंट बहुत है, कभी खुद से बढ़ करके स्कूल में पार्टिसिपेट किया नहीं, डिबेट कंपटीशन, लेक्चरेट कंपटीशन या निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सोलो सॉन्ग्स, इस तरीके की जो करिकुलर एक्टिविटीज होती रही उनमें आपने स्कूल में कभी बढ़ करके हिस्सा लिया नहीं। स्कूल में तो उल्टा कार्यक्रम था, जिस दिन ऐसा कोई कुछ होना था उस दिन छुट्टी मार लेते थे कि घर में बैठ करके क्रिकेट मैच देखेंगे। ट्रू, कौन जाएगा स्कूल? बिल्कुल सही बात, ठीक है, मगर यहाँ तो आना पड़ेगा। इन सब चीजों की ये सारी एक्टिविटीज भी सर आपने ये जो 8 अप्रैल को बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें डाला हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल डाला हुआ है सर। और क्योंकि भाई रिटन पास करने से तो फाउंडेशन नहीं बन गई ना, रिटन पास करने से सिर्फ एक सीढ़ी चढ़े हो, बाकी सीढ़ियां कौन चढ़ेगा? बाकी भी तो चढ़नी है। तो ये आप जब 2 साल सामने खड़े होते हैं तो आपकी झिझक जो है वो खत्म हो जाती है, आपका ऑर्डरलीनेस आपके अंदर डेवलप होना शुरू होता है। ठीक, फिर एक क्लास में बैठे हो, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में कभी टीम वर्क, कभी कोऑर्डिनेशन, कभी कोऑपरेशन जैसे कोई क्लास नहीं लगी है। आप भी सर कॉलेज से निकल करके आए हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से जो भी कॉलेज तक गया होगा, जहां तक पढ़े होंगे, आप बताइए हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा स्कूल कॉलेज में क्लास चलती है कि आज चलो कोऑपरेशन की क्लास है? नहीं सर। फिजिक्स की चलती है, मैथ्स की चलती है, कोऑपरेशन, टीम वर्क कभी सिखाया ही नहीं गया। और जब ये बच्चा रिटन पास करके एसएसबी में आता है तो इसको जीटीओ बाहर कर रहा होता है, कहता है कि योर ग्रुप वर्क, टीम वर्क, ग्रुप बिहेवियर इज वेरी पुअर। अरे सिखाया किसने? आपका डोमेन। भाई सिखाया किसने? समस्या क्या आ गई भाई? कायदे से तो ये फिर इनको जो है PIL दाखिल कर देना चाहिए, क्योंकि भाई IIT के पेपर होता है या कोई भी पेपर होता है, आप एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि ये चीज सिलेबस के बाहर की पूछ ली गई। आपको 12वीं क्लास में अगर MSc का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा, आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि साहब ये तो पढ़ाया ही नहीं गया, पेपर में दे दिया गया, टेस्ट कर लिया गया। इतनी बार होता है ना, तो यहाँ भी करना चाहिए फिर तो इन्हें कि साहब अभी तो आप कोऑर्डिनेशन की कोई क्लास पढ़ाई नहीं 12 साल में, और आपने टेस्ट कर लिया हमें SSB में आते कि कोऑपरेशन नहीं है, ग्रुप बिहेवियर खराब है, तो वो पर्सनैलिटी के अंदर है। ठीक, मतलब तो, सर एक सवाल यहाँ पे आया, ये जो फाउंडेशन बैच है ये
एसएसबी को भी मद्देनजर में रखते हुए ओवरऑल सर 2 साल में अगर सिर्फ रिटर्न पास किए हो तो फायदा क्या हुआ, क्योंकि उसके आगे की सीढ़ी भी तो चढ़नी है। उपदेश एनडीए पहुंचना है। जब तक आप उस दरवाजे के अंदर कदम नहीं रख लेंगे तब तक आप मान लीजिए उस एकेडमी में जब कदम नहीं रखा है तो मान लीजिए कि आपकी जर्नी अधूरी है, अभी सब संशय में चल रहा है। रिटर्न पास कर लिया, एसएसबी में स्क्रीन आउट हुए तो कोई रिटर्न की वैल्यू 0 हो गई, स्क्रीन इन हो गए, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए तो दोनों की वैल्यू 0 हो गई। ये पेंडुलम है सर, जहां छोड़ दोगे वहां से 0 पे आ जाएगा घूम करके, फिर से ही अपने आप नीचे आता है। तो इतना ध्यान, इतना फोकस, इतना तो हर एक चीज सर, मतलब मेरे को लग रहा है ये साइंटिफिक रीजंस से आप प्रूव कर रहे हैं सर। आई एम टेलिंग यू द रीजंस कि ये क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब ये 35 लोगों को एक साथ क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें टीम, दूसरों की चिंता करना, 2 साल करोगे चिंता तो थोड़ा आ जाएगा कि हाँ कैसे लोगों के लिए जिया जाता है, सेल्फलेस हो करके, है ना। अपने से पहले लोगों की चिंता करना कैसे आता है, बनावटी करोगे तो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इनको कहो जिंदा दिल रहो, खुश रहो, मुरझाए हुए बैठे रहे। सोचिए सर 16, 17, 18 साल का एक यंगस्टर जिसमें जिंदा दिली होनी चाहिए, उसका चेहरा उतरा हुआ, स्ट्रेस से बाहर, ठीक है। और वो अगर आपको रोज कोई चेक कर रहा है, आज तुम्हारा चेहरा क्यों भाई डल लग रहा है, क्या टेंशन हो गई, ठीक है। कोई आपसे पढ़ाई के साथ साथ हंसी मजाक खुश रखने वाला अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो आपके जीवन में कुछ बदलाव जरूर आता है, पॉजिटिव होते हो आप, ठीक है। अगर अकेले रहते हो घर पे तो वहां तो उल्टा डांट पड़ती है। वहां तुम्हारा मन कर रहा है खेलने जाए, खुश रहें, पेरेंट्स आ जाते हैं पढ़ाई करो, आज पढ़े नहीं हो, ठीक है। वहां तो पकड़ पकड़ के बिठाया जाता है कि पढ़ो, ठीक है। और जब जबरदस्ती इतनी कर ली जाती है तो फिर आपकी इच्छा मर जाती है। इच्छा जगाने का काम होता है फाउंडेशन के अंदर, ना कि मारने का काम होता है। लोग समझते नहीं, लोग कॉपी कर देते हैं। हमारे कोर्सेज कॉपी कर रहे हैं सर। मैं बता तो रहा हूं कि सर एक्चुअल फाउंडेशन वो लोग भी चला रहे हैं जिनकी खुद की फाउंडेशन बिगड़ी हुई है, ठीक है। और हद देखिए क्या बड़ी एक विचित्र समस्या है कि वो लोग भी, कल मेरे पास 4 बच्चे ऐसे थे सर जिनके सुबह से शाम तक मैं मिला जी। अब तो एक और चीज आ गई है, हाँ। जो टीडीए लिखता है, हाँ। वो तो मतलब जितने टीडीए लिखने वाले हैं जिनका नाम टी से शुरू होता है वो टीडीए बना लेते हैं, ठीक है। और वो टीडीए बता करके त्रिशूल बता देते हैं और फिर एडमिशन भी ले लेते हैं। एक बच्चे का बेचारे का रजिस्ट्रेशन ले लिया, हाँ, वो 2 बार पूछ रहा है बैठ करके ये त्रिशूल ही है, कहते हैं हाँ ये त्रिशूल है, इस नाम से चलाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उस एकेडमी का, मगर ये कितनी खराब बात है। और आप क्या चला रहे हैं फाउंडेशन, पहले अपनी फाउंडेशन तो ठीक करो यार। ट्रू सर, ट्रू, सही बात है कि आप भी फाउंडेशन चलाओगे। सर 653 से ज्यादा अधिकारी दे दिए हैं एनडीए को हमने, और अब मुझे साइंटिफिक रीजन समझ आया, जो फादर का थॉट प्रोसेस था, जिस तरीके से आप इसको मेंटर कर रहे हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, अब मुझे समझ आ रहा है कैसे स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग हो रही है। सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, राउंड 360 डिग्री पर्सनालिटी पे काम हो रहा है। सर देखिए एक और चीज है कि गोल सेट करना इट इज सम वे वेरी इजी। गोल तो मतलब विशफुल भी हो सकता है या इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, बहुत सारे गोल्स होते हैं आपकी लाइफ में जी। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये जो गोल आपने तय किया है और उसके बीच का जो रास्ता आपको तय करना है, ये रास्ता ज्यादा मायने रखता है कि वो कैसे चलते हैं, ठीक। अगर आप रोज फ्लक्चुएट होगे, कभी मन करेगा कभी नहीं करेगा, कभी दुखी बैठे रहोगे, कभी ज्यादा उत्साहित हो जाओगे, तो फिर मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। ये 2 साल सबसे बड़े जो काम होता है बाकी सब चीजों के ऊपर, जो जितनी चीजें हमने इससे पहले डिस्कस की सर जी, उन सबसे ज्यादा ये काम क्या होता है कि इन 2 सालों में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया जाता, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आने दिया जाता है आपके लाइफ में, आप फोकस्ड रहते हो। क्योंकि ये एज भी ऐसी होती है कि हमें भी मालूम है, एक बच्चा जिसपे डिसिप्लिन के नाम पर अत्याचार, कहता हूं मैं उसको डिसिप्लिन के नाम पर, कि उसको खेलने नहीं देना, हंसने नहीं देना, बोलने नहीं देना, है ना, खाने नहीं देना, दोस्त नहीं बनाने देना, डिसिप्लिन के नाम पर, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये अत्याचार है। और उस अत्याचार में वो 11 साल 10 साल दबा रहा है। अब नए शहर आएगा, अचानक ये हटेगा, अकेला हो गया ये बच्चा,
तो फिर जब ज्यादा दबाव के बाद आप स्प्रिंग से हाथ हटाओगे तो स्प्रिंग उछल जाती है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल हाथ से निकल जाता है। और ये स्प्रिंग उछाल जो है ना, ये कंट्रोल करना होता है बहुत ज्यादा। फाउंडेशन बैच इतना आसान नहीं है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर को, एक कोऑर्डिनेटर को बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई मुझे इस बच्चे को उछाल नहीं आने देना है, लिमिट में रखना है और खुश रखना है। जो हंसा नहीं है अभी तक ये हंसने से डर रहा था, अभी हंसेगा, लेकिन दायरा पता होगा इसको। इसने अपनी लाइफ को खुल के नहीं जिया है, ये खुल के जीना सीखेगा, मगर लिमिट पता है होना चाहिए, दायरा। इसको उसका काम है दायरा समझाना कि ये दायरा है बेटा, इसके अंदर तुम खूब खेलो, खूब खुश रहो, खूब जियो अपनी जिंदगी। क्या बात है सर, अब समझ आया क्यों हम 10 से 12% टारगेट अचीव कर रहे हैं। थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट सर। टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, मैं खुद ही उसका मेंबर हूं, लेकिन जिस तरीके से फाउंडेशन कोर्स को आपने प्लान किया, जिस तरीके से हमारे एस्पिरेंट्स को समझाया, एक्चुअली द रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम सर, रिजल्ट्स आने ही आने हैं। 8 अप्रैल से एस्पिरेंट्स हम लोग एनडीए का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सर ने इस बार 50 की जो गिनती थी उसको काट के 35 कर दी है। पहले हम लोग लास्ट ईयर तक 50 स्टूडेंट्स एक बैच में रखते थे। इस बार सर ने अपना इनपुट दिया है और 35 स्टूडेंट्स के साथ पहला बैच 8 अप्रैल को। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, एक्सपीरियंस अपने आप बोलता है। 653 से ज़्यादा अधिकारी हम एनडीए को दे चुके हैं और गिनती बरकरार है। जो लेगेसी मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने स्टार्ट की थी, उस लेगेसी को आज मेंटर रिटायर्ड कैप्टन साहब, कैप्टन एसके सर, कर्नल पंकज सर, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कर्नल रावत सर, ये सब लोग इस लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं। और कहते हैं कि नंबर्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, नंबर्स जो है अपने आप में बोलते हैं। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आज ये दावा करता है कि आने वाले समय पे हमारा रिजल्ट 10% से उठ के 12% ज़रूर टच करेगा। यानी कि हर एक बैच के में 12% पास रेट होंगे। हर एक बैच से एस्पिरेंट्स एनडीए ज़रूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।